अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बताएंगे, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस और उसके टूल्स के बारे में बताएंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बैंक की जरूरत क्यों है, ठीक है, और बैंक से हमें क्या लाभ हैं, खाते कैसे खुलवाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पीछे देखें तो आप टॉपिक देख सकते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, आज की दुनिया में सब कुछ डिजिटल है। आज की दुनिया में सब कुछ क्या है? डिजिटल है, जिसका अर्थ है कि टैबलेट आदि के माध्यम से, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में, इस फॉर्म में, डिजिटल प्रारूप में हर सेवा तक पहुंच सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से हम तमाम तरह की सेवाएं जो है प्राप्त करते हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग लेन देन हो या वैसे ऑनलाइन कोई चीज हो, तो वो सारी चीजें हम डिजिटल माध्यम से एक्सेस करते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के आविष्कार ने वित्तीय सेवाओं पर बहुत ही प्रभाव डाला है। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के आविष्कार ने वित्तीय सेवाओं पर, फाइनेंशियल सर्विसेज पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। आज कंप्यूटर और मोबाइल फोन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते तक पहुंच सकता है। कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है? अपने बैंक खाते तक पहुंच सकता है। खाता विवरण सत्यापित कर सकता है, मतलब कि पता कर सकता है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। फंड ट्रांसफर कर सकता है, नगद जमा कर सकता है, अगर जरूरत हुई तो आप घर बैठे पैसे भी जमा कर सकते हैं। जमा का नवीनीकरण कर सकता है, बिलों का भुगतान कर सकता है, टिकट बुक कर सकता है। साथ ही एटीएम के आविष्कार ने बैंकों से पैसा निकासी में लगने वाले समय को कम कर दिया है। पहले जो लाइन लगा के पैसा निकालना पड़ता था, वो जो है एटीएम की वजह से बहुत ही आसान हो गया। और एटीएम से भी ज्यादा जो इजी है वो है एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जहां पे आप अंगूठा लगा के कहीं भी एक लोकवाणी जनसेवा केंद्र पे जाके आप पैसा निकाल पाते हैं। साथ ही साथ यूपीआई आ गया, जहां भी आप अपने मोबाइल से लेन देन कर सकते हैं। तो डिजिटल सेवाएं एक स्पर्श में सेवाएं प्रदान करके समय बचाने में मदद करती हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे समय का बचत होता है। जो हमको बैंक में जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, तो वो सारे समय की हमारी बचत होती है। डिजिटल वॉलेट के आने से वित्तीय सेवाओं पर भी बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब डिजिटल वॉलेट क्या है जानते हैं? क्या होता है? फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है? ये सब वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है। वॉलेट मतलब क्या होता है? पर्स होता है। वॉलेट मतलब क्या होता है? पर्स होता है। और डिजिटल मतलब आपका ये जो एसबीआई वॉलेट हो गया, ठीक है, आपका फोन पे वॉलेट हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, ये सब आपके डिजिटल वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे बचत का महत्व, बैंकिंग उत्पाद जैसे कि खाते, जमा, ऋण खाता खोलने की प्रक्रिया, बैंक शाखा के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मोबाइल वॉलेट, बीमा और विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से जानें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बचत की आवश्यकता क्यों है। बचत की आवश्यकता क्यों है? कोई बता सकता है जी? क्या होता है? बचत की, जैसे कोई बीमार हो गया, हाँ, सर्विस में लगाने में, इमरजेंसीज के लिए, बैंक में जमा करके। हाँ, बहुत सारी जरूरतें हैं जो कि हम अभी आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि बचत है क्या। बचत क्या है? तो बचत आय का वो प्रतिशत है जो वर्तमान व्यय पर खर्च नहीं किया गया। जैसे हम लोग कमाते हैं और खर्च करने को चाहे तो पूरा खर्च कर सकते हैं, जितना कमाओ उतना डेली का डेली खर्च कर सकते हैं। लेकिन बचत क्या है? जो कि वर्तमान व्यय पर खर्च नहीं किया गया, उसको बचा लिया गया। भविष्य में जो है, भविष्य के लिए जो बचा के रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो बचत आय का वो प्रतिशत है जो वर्तमान व्यय पर खर्च न करके बल्कि भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं से पूरी तरह अनजान होने के कारण। क्योंकि हमको भविष्य नहीं पता है, आगे का नहीं पता कि कल क्या होगा। आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं पता है।
तो भविष्य की घटनाओं से पूरी तरह अनजान होने के कारण किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए हमको जो है बचत करना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए, मतलब कि हमें बचत करना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारी बचत हमारे लिए बहुत ही मददगार और फायदेमंद होगी। तो इसलिए हमको बचत की जरूरत होती है कि भविष्य में जो भी इमरजेंसीज आ जाएं उनका हम सामना कर पाएं, इस वजह से हमको बचत करनी चाहिए। अब इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो कई तरह की इमरजेंसीज हैं। देखो, आपात स्थिति कभी भी आ सकती है, बता के तो आएगी नहीं। तो जो आपात स्थिति है, इमरजेंसी है, वो कभी भी आ सकती है और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास हमेशा बैकअप होना चाहिए। हमारे पास हमेशा बैकअप होना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में आपात स्थितियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य मुद्दे। जैसे आप कमा रहे हैं और आप ही बीमार हो जाएं, तो बताइए, जो आप 2 रोटी के लिए जो है पैसा कमा रहे थे, वो कौन लाएगा? जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहां से आएगा? आप डेली कमा रहे थे, डेली खर्च कर रहे थे, और आप अचानक बीमार हो गए, तो अब आपके यहाँ का जो भी खर्चा है वो कैसे चलेगा? तो उसके लिए बचत हमारी मदद करती है। बचत किए हैं तो चलिए, अगर हम 2-4-10 दिन बीमार भी हैं तो हम उस पैसे से अपना खर्चा चला सकते हैं। या जो है कोई बीमार हो गया तो दवा कराना है, ठीक है, आप बीमार हो गए, घर का कोई फैमिली सदस्य बीमार हुआ तो दवा कराना है, तो उसके लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। अचानक प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या चक्रवात आदि के कारण नुकसान, जैसे ये जो चीजें हैं ये भी बता के नहीं आएंगी। चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के लिए भी हमको बचत की आवश्यकता होती है। अगर आप पैसा रखे हैं तो कोई इस तरह की अगर घटना हो भी जाती है तो भी आप जो है अपने आप को संभाल सकते हैं। चोरी या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण हानि, चोरी हो गई या कोई और अन्य नुकसान हो गया, तो उससे जो है निपटने के लिए हमारे पास बचत की जरूरत होती है। दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए अचानक आर्थिक मदद, आपका कोई करीबी बीमार हो गया, ठीक, अब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे मदद कर सकते हैं? वो अलग बात है कि आप मदद कर दीजिए, बाद में भूल जाएगा, आप पैसा दे देंगे तो दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आपका कोई करीबी है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उसकी मदद आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ होगा। अनियोजित यात्रा या कोई अन्य योजना आप बना रहे हैं या कहीं आपको जाना पड़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत होती है, बचत की जरूरत होती है। तो ये कुछ जो है स्थिति हमने बताई है कि हमको बचत क्यों करनी चाहिए। तो देखो, इसमें अब फिर से हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हमें बचत क्यों करनी चाहिए। भविष्य की जरूरतों के लिए हमको जो है बचत करना चाहिए। जैसे इसमें है रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। पैसे बचाने का मुख्य उद्देश्य आपकी सेवानिवृत्ति के लिए है। पैसे बचाने का जो मुख्य उद्देश्य आपकी सेवानिवृत्ति के लिए। सेवानिवृत्ति का मतलब ये नहीं हुआ कि आप नौकरी कर रहे हैं तभी आप सेवानिवृत्त होंगे। लोग यही समझते हैं रिटायरमेंट, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हम रिटायर होंगे। नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो तभी आप रिटायर होंगे। कैसे रिटायर होंगे? एक ऐसा समय आएगा जब आप काम करने लायक नहीं होंगे, तो वही आपका रिटायरमेंट है। तो जब आप काम करने लायक नहीं होंगे तो उस समय आप कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, कैसे आपका जीविकोपार्जन होगा? तो उस समय के लिए हमको क्या करना चाहिए? बचत करना चाहिए। तो पैसे बचाने का मुख्य उद्देश्य आपकी सेवानिवृत्ति के लिए है। आप जितनी जल्दी रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू करेंगे, आपको भविष्य में उतनी ही कम बचत करनी होगी। अगर आप आज से ही पैसा बचाना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके, तो जब तक आपका रिटायरमेंट आएगा तब तक आप बहुत पैसा बचा लेंगे। तो इसलिए जो है हमको बचत शुरू करना चाहिए। आपको भविष्य में उतनी ही कम बचत करनी होगी। सेवानिवृत्ति के लिए बचत आपको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। और अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा के रखे हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीतेगा। और अगर नहीं है तो कोई काम नहीं आता है। आपको पता ही होगा, आप लोग अपने आसपास में बहुत सारे उदाहरण भी देखते होंगे। यहाँ पैसा होने के बावजूद भी केवल सैलरी जब तक पेंशन निकालते नहीं तब तक उनकी जो है देख रेख होती है, और पैसा निकालने के बाद जैसे हाथ में आता है 15-20 दिन के लिए फिर उनका जो है वैसे हो जाता है। तो यहाँ पैसा होने के बावजूद ये स्थिति होती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसलिए हमको अभी से बचत करना चाहिए। बचत कोई भी कर सकता है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे गृहिणी है, ठीक है, कोई भी है, कोई भी बचत कर सकता है। कैसे करेंगे हम अभी आपको आगे बताएंगे। अब एक तो हमने बताया कि रिटायरमेंट के लिए,
दूसरा है ओन ए प्रॉपर्टी, आपको खुद की कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, ठीक है, अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो उसके लिए भी हमको बचत की आवश्यकता होती है। तो हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना घर हो। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में बचत करना इस सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। अगर आप शुरू से ही बचत करते हैं तो ये आपका जो सपना है ये पूरा हो सकता है। अपना खुद का वाहन, आप लोग के पास पैसा होता है, कमाते हैं, तो सबका सपना होता है कि हमारे पास एक गाड़ी हो। अगर आप 2 व्हीलर चाहते हैं, 4 व्हीलर चाहते हैं, जो भी है, हर लोग, जैसे जिसके पास 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर का सपना देखता है, और जो जिसके पास 4 व्हीलर है वो फॉर्च्यूनर का सपना देखता है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो और भी ज्यादा आगे गाड़ी का जो है, ऑडी का जो है सपना देखता है, ठीक है। तो हर लोगों का सपना होता है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत है? बचत करने की जरूरत होती है। तो आज के परिदृश्य में महानगरों में परिवहन मुश्किल हो गया है। आसानी और आराम से स्थानों का पता लगाने के लिए एक व्यक्ति को एक कार की आवश्यकता होती है। अगला है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। पढ़ाई के लिए भी बचत की आवश्यकता होती है। अपने पढ़ाई के लिए नहीं, अपने पढ़ाई के लिए भी हो सकता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है। तो शिक्षा की लागत इन दिनों एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। शिक्षा की जो लागत है, जो एजुकेशन में पैसा लग रहा है, बहुत ही बड़ा बोझ बन गया है, खासकर उच्च शिक्षा के लिए। खासकर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए धन की बचत करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, और आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ठीक है, वो आगे पढ़ना चाहता है, अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, तो अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप उसको पढ़ा पाओगे। तो पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? बचत करना होगा। शुरू से ही आपको बचत करने की आदत बनानी होगी। कर्ज और बड़े खर्चों से बचाव के लिए हमको बचत क्यों करनी चाहिए? बड़े कर्जों से बचाव के लिए। देखिए, हमारे जो बड़े खर्चे हैं उनसे निपटने के लिए हमको बचत शुरू करनी चाहिए। जो बड़े खर्चे होते क्या? संपत्ति खरीदना, घर या जमीन खरीदना हो तो आप दैनिक आमदनी से उसको नहीं खरीद सकते। जो डेली आप कमाते हैं, अगर आप सोचे कि एक दिन का हम जो है चलो बचा के रख लेंगे और उससे हम घर खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, खरीद पाएंगे? नहीं कमाए भाई। वो अलग बात है, चोरी डकैती करते हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही सही पैसा कमा रहे हैं तो इतना पैसा कोई नहीं कमाता कि जो है एक दिन या 2 दिन के पैसे से कोई चीज कर पाएगा। तो संपत्ति खरीदना हो, घर या जमीन खरीदना हो, उसके लिए हमको बचत करनी चाहिए। वाहन खरीदना हो, सोना या महंगे गहना खरीदना हो, किसी को हार हवेल खरीदना हो, ठीक है, आपकी शादी होगी, ठीक है, वाइफ आएगी, उसके सपने को पूरा करने के लिए आपको बचत करनी चाहिए। तमाम तरह के जो है डिमांड रहती है। हमारे ऊपर कुछ नहीं बीता है, ये मत सोचिएगा कि अपने लिए बता रहे हैं सर जी। तो सोना या महंगे गहना खरीदना हो, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे कि आपातकालीन जरूरतों को संभालना, पारिवारिक दौरे पर जा रहे हैं, फैमिली को कहीं टूर ले जा रहे हैं, तो इन सब के लिए जो है बचत करने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदा के दौरान जटिल परिस्थितियों का सामना करना। प्राकृतिक आपदा हमने आपको बताया ही, जैसे भूकंप, बाढ़, आग लगना, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो है हमको बचत करने की आवश्यकता होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमको बचत क्यों करनी चाहिए। अब आप बचत कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम सर जी कमाते थोड़ी हैं, हम कहां से बचत कर सकते हैं? नहीं कमाते, आपको खर्चा मिलता है, ठीक। अब तो मान लीजिए रिश्तेदारी वाला खत्म हो गया, उतना नहीं मिलता, पहले जो है ज्यादा टिप मिलता था। पहले आप बारात जाते थे तो वहां पे आपको पैसा मिलता था। बच्चे बारात इसीलिए जाते थे कि शाम को जाएंगे फिर सुबह बासी खाएंगे, वहां पे मिलेगा, फिर विदाई लेकर वापस आते थे। और फिर रिश्तेदारी में जाते थे तो वहां भी जो है रिश्तेदार दे देते थे। तो ये सब पैसा जो आपका आता है, ठीक है, वो आप नाजायज खर्च करते हैं। आप तमाम तरह से नाजायज खर्च करते हैं। घर से पैसा मिलता है और उस पैसे को आप क्या करते हैं? उसको जो है आप गलत यूज करते हैं। कहीं आपको पार्टी करना है दोस्तों के साथ, ठीक है, कहीं जन्मदिन पार्टी में एक केक की बजाय 2-3 केक मंगा के एक को जो है मुंह में लेपना है,
ठीक है। बहुत सारी तरह से जो है आप लोग उसका नाजायज यूज करते हैं। दीपावली आ गया, होली आ गया, तो दीपावली में जो आप 100, 200, 300 के रुपए में जो है गोला तमाशा खरीद के जो है अपना काम चला सकते हैं, वो 1000, 1500, 2000 रुपये आप खर्च कर देते हैं। तो ऐसे पैसों को आप बचा सकते हैं, ऐसे पैसों को आप बचा सकते हैं। और यही नहीं, बचत करके देखो, एक चीज और बताया आपको, सबके यहां की हम बात बता रहे हैं, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी फीस टाइम से नहीं जमा होती है। बात हम यहां की नहीं कर रहे हैं। सब जगह आप अगर 250, 300 रुपए स्कूल में फीस होगी तो भी आपकी फीस रेगुलर नहीं जमा होती होगी। आपके यहां कितना भी पैसा होगा, आपके यहां कितना भी पैसा होगा, लेकिन समय से फीस नहीं जमा होगी। और जब समय से फीस नहीं जमा होती है और स्कूल में आपको फीस के लिए टोका जाता है, तो क्या होता है, आपको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप डरते हैं कि सर जी कहीं फीस लेना कहते। हम ये नहीं कर रहे, हम यहां की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखो, अगर आप समझदार हैं, आप चाहते हो कि हमको फीस के लिए कोई ना टोके, तो आप जो पैसा पाते हो बचत करके, आप अपनी फीस अपने आप से जमा कर सकते हो। वो अलग बात है कि आप टीचर से बता सकते हैं कि सर जी ये जो फीस हम अपने पास से जमा कर रहे हैं, घर से आप जो है मत बताइएगा, हम घर से जो है अपनी फीस वापस ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, स्कूल में आपका जो है बढ़िया हो रहेगा और आपका पढ़ने में मन लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा फिलहाल करते भी हैं, जब उनको ज्यादा परेशान होते हैं तो वो अपने पास से पैसा जमा करते हैं और फिर बाद में घर से पैसा जब मिलता है तब वो लेते हैं। तो बचत आपको इस तरह से, आपको मान लीजिए घर से कहीं भेजा गया कि भैया आपको जो है गोंडा जाना है, फैजाबाद जाना है, तो घर वाले आपको उतना पैसा नहीं देंगे जितना आपको चाहिए। घर वाले आपको उतना पैसा नहीं देंगे जितना आपको चाहिए। जैसे मान लो आपको बाइक से ही अगर गोंडा जाना हुआ, फैजाबाद जाना हुआ, तो अगर घर वाले कहें कि भैया हम 100 रुपये आपको दे रहे हैं, 100 रुपये आपको दे रहे हैं, 100 रुपये आप जेब में लेकर गोंडा अगर जाएंगे तो आपके मन को शांति होगी? नहीं होगी। मन को शांति नहीं होगी अगर आपको 100 रुपये देकर गोंडा बाइक से भेजा जा रहा है, क्योंकि रास्ते में नहीं पता है कि आपके बाइक के साथ क्या होगा। बाइक आपकी पंचर हो जाए, ठीक, 2 बार पंचर हो जाए, 100 रुपये लग गया, बता के तो होगा नहीं कुछ। कोई भी अचानक कोई जरूरत पड़ गई तो आपके मन को शांति तब तक नहीं जब तक आपके जेब में ज्यादा पैसा नहीं। तो अगर आपके पास बचत है, आपने पैसा रखा है, तो घर से चलो 100 रुपये मिला है, 500 रुपये हमारे पास है, तो अब आपके मन को शांति, भले वो खर्चा ना हो वहां पे, तो बचत जो है मन को शांति भी देता है। बचत, आप देखो, हम बताएं, हम बहुत शुरू से कंजूस हैं, हम शुरू से ही कंजूस हैं और आज भी कंजूस हैं, लेकिन जहां पे कंजूसी करना है वहीं पे कंजूसी करते हैं। आप लोगों के लिए तो कोई कंजूसी नहीं ना, आपको सारी व्यवस्था मिल रही है, और ऐसी व्यवस्था है जो आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगी, वो सारी व्यवस्था हम आपको दे रहे हैं। हम छोटे थे तो हम जो है पढ़ते नहीं थे, हमारी पढ़ने की आदत जो है पहले से ही पढ़ने से बहुत पीछे भागते थे। हमारे पिताजी हमको हमारा एडमिशन शुरुआत में कराए थे, वो तरफगंज सिटी मांटेसी स्कूल बहुत पहले चलता था, सिटी मांटेसी सबसे नंबर 1 स्कूल था, और पिताजी हमारे ड्यूटी करते थे तरफगंज में ही। तो हमारा जो है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे और हमसे जो बड़े भाई थे वो भी उतना नहीं पढ़ पाए, तो उनकी इच्छा थी कि हम अच्छे से पढ़ लें, तो हमारा एडमिशन वहां पे करा दिया। हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल रही होगी, तो वहां पे कराए। फिर जो है 1 साल वहां पे पढ़ाई हुई और उसके बाद वो स्कूल थोड़ा सा डाउन होने लगा, टूटने लगा। फिर वहां से जो है नाम कटा दिया गया, और आपके यहाँ नजदीक में जो युग निर्माण शक्ति विद्यापीठ चल रहा है, ये उस समय बढ़िया चल रहा था, तो यहाँ पे एडमिशन करा दिया गया। तो हम पढ़ने नहीं जाते थे, हमारे गांव के एक सतपाल मिश्रा जी हैं, पंडित जी, वो वहां पढ़ाते थे उस समय। तो वो जो है हमको घसीट के जो है, क्योंकि बगल के ही थे, हम नहीं जाना चाहते तो घसीट कर जो है ले जाते थे किसी तरह से। और वहां पे डर किसका था, वहां पे डर जो है श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, जो कि अमदही के हैं, शिवम के यहाँ के होंगे, ठीक है, उनका डर रहता था। वो श्लोक बहुत सुनते थे, बहुत मारते थे, तो उनके डर से जो है नहीं जाते थे। फिलहाल 2 तक वहां पढ़ाई किए हम, और 2 के बाद एक समय आपको पता होगा कि ये जो स्कूल है बंद हो गया था। आपको नहीं पता होगा, एक बार स्कूल ये टूट चुका है, मतलब बंद हो चुका था बीच में 2-3-4 साल के लिए। फिर यहाँ से नाम कटा दिया गया और हम चले गए और नजदीक अपने घर के पास समझ लीजिए पहुंच गए, मतलब पहले दूर गए, फिर धीरे धीरे नजदीक आते गए। फिर विजय शिक्षा निकेतन, बहुत लोग जानते होंगे विजय शिक्षा निकेतन, तो वहां पे एडमिशन कराया गया कक्षा 3 से। तो वहां भी वैसे ही बढ़िया, बगल जो है तालाब है
और वो जो है बेहुदा का डंडा, ठीक है, 4-4 5-5 तोड़ के आता था और इकट्ठा जो है 4-4 से मार पड़ती थी। तो वहां भी जिस दिन टेस्ट हो, जिस दिन जो है सुनने को हो, उस दिन हमारा पेट दर्द करने लगे। और पेट दर्द एक ऐसी बीमारी है जो कोई पता भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो जो विजय सर जी है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनको बच्चों की आदत पता हो चुकी है, तो जल्दी इस सब चीजों को दिल से नहीं लेते थे कि बीमार है। तो वहां पे किसी तरह जाते थे और कभी कभी क्या होता था कि हम घर से तो चलते थे लेकिन रास्ते में ही रह जाते थे। अब एक बार दो बार जो है जब ऐसे हुआ तो हमारे पिताजी को पता चला, तो वो जो है जब ऐसा हो कि हमारा स्कूल जाने का मन ना हो तो वो स्कूल में चले जाए पता करने। अब वहां पता चला कि हम हैं ही नहीं। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि सर जी जो है मतलब लड़कों को भेजे कि जाओ इनको पकड़ के लाओ, देखो कहाँ है, क्योंकि वहां से हमारे वहां की दूरी जो है 1.5 किलोमीटर होगी ज्यादा। तो हमें याद है कि एक बार बच्चों को भेजे थे और हम जो है खेत में छिपे हुए थे, और जब हम जाने की आए हैं तो हम खेत भागते गए, और बच्चों को एक बार लगा कि हाँ वहां पे है संदीप। फिर हम जैसे जाने की हमको जान गए, फिर हम भागे और उस दिन भाग के हम चले गए अपने मामा के यहाँ। घर भी नहीं गए कि आज बहुत मार पड़ेगी। हमारे मामा का घर यही मलगूरपुर में है, ठीक है। शिवचंद्र पांडे रामचंद्र, ये बाराही एक्सप्रेस चलती है, अवध एक्सप्रेस चलती है, ये मामा का है। तो हम पैदल ही चले गए और हमारी उम्र उस समय रही होगी लगभग, हाँ, कक्षा 6-7 में पढ़ते थे। तो हम चले गए वहां पे, घर वाले खोजते खोजते वहां भी पहुंच गए। तो मतलब पहले पता लगाए और फिर भैया हमारे गए सुबह सुबह और हमको वहां से लाद के लेकर गए सर जी के यहाँ, और कहे विजय सर से उनके घर ही कि आज इनको लेकर आए हैं और आज से इनको अपने घर पर ही रखो, इनसे जो है झाड़ू लगवाओ, गाय भैंस खवाओ और जो है जो भी है गोबर कढ़वाओ, लेकिन अब ये घर नहीं जाएंगे। हम इतने डर गए कि अब होगा कि आज तो बहुत बड़ी गलती हुई है और बहुत बुरे फंस गए। उन्होंने कहा, वो झाड़ू मतलब स्कूल में साफ सफाई कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमसे कहे कि जाओ बैठो क्लास में। अब उस दिन उन्होंने क्या किया, उस दिन उन्होंने हमको छोड़ दिया। हम तो पूरे दिन डरे हुए थे कि क्या होगा, कुछ पता नहीं। उस दिन उन्होंने हमको छोड़ दिया और फिर उसी दिन उन्होंने अगर मार दिया होता तो शायद हम वैसे रह जाते। उन्होंने उस दिन नहीं मारा तो हम सुधर गए उसी दिन से। और 7वीं की बात है, कक्षा 7 के बाद 8वीं में हम नंबर 1 पे आ गए पढ़ाई में। फिर 8, 9, 10, क्योंकि हम 7वीं तक कुछ नहीं पढ़े, पढ़ने का मन ही नहीं करता था। जब पढ़ने का मन नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो कक्षा 8, 9, 10 3 क्लास उनके यहाँ बहुत अच्छे से पढ़े और हर एक चीज में हम नंबर 1 पे रहते थे। फिर 11, 12 तो मान लो इंटर कॉलेज से किए। अब वहां पे जब देखो पहले क्या होता था कि फीस भी हमने बताया नहीं कि सबके यहाँ पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन फीस रेगुलर नहीं जमा होती थी। तो जब समझदारी आई हमारे अंदर तो हमारे पास जैसे हमारे पास भी कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कहीं बारात चले गए, पैसा आ गया। फिर दीपावली में जो पैसा मिलता था गोला के लिए, गोला तमाशा के लिए, तो हमने क्या किया, हम उस पैसे को हमने कहा कि हमको गोला बारूद नहीं खरीदना ज्यादा, हमको पैसा दीजिए, हम उसको रखेंगे। तो जहां पे 100-200 उस समय मिलता था वहां पे हमको 500 रुपए मिला, उसको भी हमने बचत कर लिया। अब स्कूल में जाके हमने सर जी से, क्योंकि अब जब डर खत्म हो गया, वो मारते पीटते नहीं थे, हम तेज हो गए, तो मारते पीटते नहीं थे, उनसे जो है मोहलक हो गए। तो हमने कहा सर जी हम आपकी फीस जमा कर देना, लेकिन घर पे मत बताना, घर पे फीस जो है मांगते रहना। तो हम अपने पास से एडवांस जमा कर देते थे और फीस हमारी जमा रहती थी और किसी तरह की हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो इस तरह से जो है हम बचत करते थे और इस तरह से हम पढ़ाई किए। फिर इंटर कॉलेज में मान लो जानते हैं कैसे क्या पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी 2 साल किसी तरह से पढ़े वहां पे, क्योंकि उस समय विजय के यहाँ हाई स्कूल तक ही चल रहा था, आजकल इंटर तक वो चलाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जीवनी है, और जीवनी तो बहुत बड़ी है, हमने केवल अभी अपने पढ़ाई के बारे में बताया। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, इस तरह से आप भी बचत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि घर में कैश रखने से नुकसान क्या है। घर में कैश रखने से नुकसान क्या है, तो यहां पर हम घर पर नकदी रखने की कुछ कमियों के बारे में बताते हैं। घर पे हमको कैश क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम बताते हैं। पहला जो है अनसेफ है। क्या है? अनसेफ। घर में नकदी रखना अनसेफ है, असुरक्षित है, क्योंकि ये चोरी या डकैती हो सकता है। आपके पैसा जो है चोरी हो सकता है। चोरी बाहर वालों से भी हो सकता है, घर वालों से भी हो सकता है। कभी कभी घर में भी चोर होते हैं और बाहर भी चोर होते हैं। तो पैसा कहीं भी, क्योंकि हमें याद है, वैसे बताना नहीं चाहिए, आपकी यहीं की बात में लड़का पढ़ता था। एक लड़का अपने घर से पैसा, उसके पिताजी वकील, वो पैसा किसी काम से रखे थे, बढ़िया एक अटैची पैसा था उसके पास, 70,000 रुपए वो धीरे धीरे करके खर्च कर दिया।
और जब सारा पैसा खत्म हो गया, उनके पिताजी को जरूरत पड़ी, तब अब वो पैसा क्या करता था, पैसा ले जाके कहीं मोबाइल खरीदता था, कहीं बच्चों के साथ पार्टी करता था, खूब पैसा पूरे दोस्तों को बांटता था। और जब उनके पिताजी को जरूरत पड़ी पैसे की, तो वो जब देखे तो सारा पैसा गायब। और फिर जब उनको पता चला, तो क्योंकि ये काफी जो है पैसा उड़ा रहा था, पता लगा थोड़ा बहुत, तब जब इसको जो है बहुत ज्यादा डाटा मारा गया, तब इसने कबूला कि हाँ हमने पैसा जो है लिया है और कहाँ कहाँ खर्च किया, क्या क्या किया उसने बताया। बताओ 60-70 हजार रुपए खर्च कर दिया। तो चोरी कहीं भी हो सकती है। आप घर पे पैसा रखेंगे, घर वाले से भी चोरी हो सकती है, बाहर से भी चोरी हो सकती है, इसलिए हमको घर पे पैसा नहीं रखना चाहिए। विकास के अवसर का नुकसान। देखिए, अगर आप घर में कैश रखेंगे, घर में नगद रखेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो इससे क्या है, ये आपका पैसा, आपको ब्याज तो मिलता ही है, सरकार साथ ही साथ ये पैसा सरकार के काम में, या सरकार उसको किसी को लोन दे सकती है, कई जगह इसका यूज होता है। अगर आप पैसा जो है बैंक में रखते हैं। देखो, समय समय पर जो है नोटबंदी क्यों होती है, समय समय पर नोटबंदी क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैश को घर पे डंप करते हैं, घर पे रखते हैं, ठीक है। तो वो घर पे रखे हैं, तो वो सरकार की अर्थव्यवस्था में तो कोई योगदान दे नहीं रहा है, इसलिए जो है नोटबंदी होती है। लोगों को लगता है कि सरकार केवल परेशान करना चाहती है, परेशान नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो घर में नकदी रखने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय विकास में भाग नहीं लेता। बैंकों द्वारा दी जाने वाली किसी भी योजना में लाभ आपको मिलेगा। अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो बैंक में तमाम तरह की योजनाएं होती हैं। अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, आपका जो है बैंक में क्रेडिट बनेगा, ठीक है, आपका एक क्रेडिट होगा और उसके अनुसार बैंक आपको पैसा देगा। और अगर आपने कभी बैंक में लेन देन ही नहीं किया, ठीक है, और आप गए उससे लोन मांगने, किस आधार पे आपको दे देगा? आप किसी को पैसा तभी देते हो जब आपको लगता है कि हाँ इनके पास पैसा है। अगर आपको पता है कि इनके पास पैसा नहीं है, तो आप उनको पैसा नहीं दोगे। तो बैंक आपको तब जानेगी, भले ही आप करोड़पति हो, बैंक आपको तब जानेगी कि आपके पास पैसा है जब उसके बैंक में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे, तब आपको। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप बैंक लोन लेने जाते हैं, तो आपसे 3 महीने का 6 महीने का स्टेटमेंट मांगा जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कहते हैं जाओ पहले लेन देन करो, ट्रांजैक्शन करो। हम अपना पैसा बचत बैंक खाते में जमा करके ब्याज या लाभांश भी अर्जित कर सकते हैं। अगर हम बैंक में पैसा रखेंगे, तो जो है उस पर आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। अगर घर पे रखेंगे, आप कितना भी पैसा रख लीजिए, कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको, और ना ही कोई आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी होगी। नो क्रेडिट एलिजिबिलिटी, आपकी कोई क्रेडिट पात्रता नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड या ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति के पास बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि होना चाहिए। आपके खाते में न्यूनतम शेष राशि होना चाहिए। यदि हम बैंकों के बजाय घर पर पैसा बचाते हैं, तो हम कठिन समय के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। अगर आपने कभी लेन देन नहीं किया है, तो आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। बैंक की आवश्यकता क्यों है? तो बैंक एक आधिकारिक वित्तीय संस्थान है जो जनता से धन स्वीकार करता है और जनता को धन उधार भी देता है। जनता से धन स्वीकार करता है और जनता को धन उधार भी देता है। सुरक्षित धन ब्याज अर्जित करे, ऋण प्राप्त करे। बैंक की आवश्यकता क्यों है? आपका धन सुरक्षित है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको और लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्योर मनी, ठीक है, बैंक हमारे पैसे को बहुत सुरक्षित तरीके से बचाने में मदद करता है। अपना सारा कैश घर पर लोड करना सुरक्षित नहीं है। अगर आप सारा पैसा घर पे रखते हैं, तो ये सुरक्षित नहीं है। आग या बाढ़, भूकंप जैसी परिस्थितियों में अपना पैसा खो सकते हैं। आग लग जाए, आपने घर पे पैसा रखा है, तो क्या होगा? सारा जलकर राख हो जाएगा। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ऊपर दिए गए परिदृश्यों से बचने के लिए हमें बैंक की आवश्यकता होती है। ब्याज कमाएं। अगर हम आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी मतलब क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। आरडी मतलब होता है कि आप एक नियमित अंतराल पर पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे मान लो मासिक आप 2000 रुपए, 500 रुपए जमा करते हैं, 2 साल तक आप जमा करेंगे, तो इसको हम रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। बचत करने का एक बढ़िया तरीका है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप 100, 200, 500 का आरडी खाता खुलवा लीजिए, हर महीने आप उसको जमा करते रहिए। तो आरडी या एफडी, फिक्स्ड मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास पैसा है, तो आप उसको फिक्स कर दीजिए कुछ समय के लिए, तो उस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। पैसे बचाते हैं तो बैंक हमें ब्याज देते हैं
बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी योजना में हमारे धन में वृद्धि का अवसर होगा। गेट लोन, ऋण प्राप्त करें। तो यदि हम किसी बैंक द्वारा जारी किए गए मानदंडों को पूरा करते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो बैंक कई प्रकार के ऋण प्रदान करेगा। बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण इस प्रकार है। होम लोन। होम लोन क्या है? वो लोन है, वो पैसा है जो बैंक द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर हर महीने ईएमआई के रूप में भुगतान किया जाता है। पर्सनल लोन, बैंक आपको विवाह, आपातकालीन अवधि आदि के लिए व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। ज्वेलरी लोन, बैंक आपको गहना ऋण प्रदान करते हैं जहां आप ऋण प्राप्त करने के लिए अपने गहने गिरवी रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि बचत क्या है, बचत की आवश्यकता क्यों है, और भी विभिन्न टॉपिक के बारे में बताया। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास सच में अच्छी लगी है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।